इस वक्त सभी को इंतजार है रात 8:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे। लोकसभा में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया, तो क्या इसके बाद प्रधानमंत्री ने आज जब तमाम बैठकें की तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वो काफी आहत हैं और विपक्ष को इसकी कीमत जो है वो सड़क तक चुकानी पड़ेगी, महिलाएं हिसाब लेंगी। लेकिन तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के नाम संबोधन करेंगे तो महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या आज सीधे सीधे देश की महिलाओं से, देश के आवाम से संबोधन, उसमें बातचीत करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8:30 बजे देश के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देश की महिलाओं को बड़ा मैसेज दे सकते हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। बिल गिरने पर जश्न मना रहे विपक्ष को एक्सपोज कर सकते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर जब उन्होंने इस बिल पर अपने विचार रखे थे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि वो इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष को देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक तरह से ब्लैंक चेक विपक्ष को दे रहे हैं और वो सरकारी खर्च पर जो विज्ञापन आते हैं उसमें विपक्ष की तस्वीरों के साथ इस बिल का पूरा क्रेडिट वो महिला आरक्षण का विपक्ष को देने के लिए राजी हैं। विपक्ष को मनाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को जब पास नहीं होने दिया क्योंकि संविधान में संशोधन होना था, 2/3 बहुमत जरूरी था और वो आंकड़ा जब नहीं मिला, 54 वोटों से जब ये संविधान का 131वां संशोधन पारित नहीं हो सका, उसके बाद से तमाम जो खबरें आई सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री काफी इस बात से आहत थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सड़क तक महिलाएं जो हैं उसको महिला आरक्षण बिल पर अब आगे क्या होगा? महिलाओं के हक पर चोट, अब कैसे मांगेंगे वोट? संसद से सड़क तक संग्राम, आगे क्या होगा अंजाम? संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। 2/3 बहुमत ना मिल पाने से ये बिल गिर गया और 12 साल में पहली बार मोदी सरकार कोई बिल संसद से पास नहीं करवा पाई। विपक्ष बिल गिरने का जश्न मना रहा है तो सरकार इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में हिंदू संगठनों के लोगों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर को घेरने की कोशिश की गई। अब ये सवाल रखे कि उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, इसको क्यों खारिज किया गया, क्या कारण है इसका? क्या महिलाओं से डर लग रहा है उनको कि क्योंकि महिलाएं जाएंगी राजनीति पे, देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगी और सरकार के साथ हम लोग और मिलजुल के काम करना चाहेंगे, तो शायद वो ये नहीं चाह रही है। बड़ा मौका था, विपक्ष ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया महिलाओं का। क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है? कहाँ गई अब वो इक्वालिटी जिसकी बात करते हैं? सशक्तिकरण की बात होती है तो अब कहाँ गई महिलाओं के लिए इक्वालिटी? अब जब स्टैंड लेने की बात थी तो विपक्षी ने ऐसा नहीं होने दिया, तो क्या कारण है? हमको कारण जानना, क्यों उनको इतनी मिर्ची लग रही है? महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन तेज हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। काली पट्टी बांधकर महिला आरक्षण बिल पास ना होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां रेखा गुप्ता ने खुद विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों महिलाओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी की महिला नेताओं ने इसे विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बताया। कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डीलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी,
इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में। बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन मैं पुनः कह रही हूँ, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। विपक्ष को भी शायद अब ये समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करके उसने सबसे बड़ी भूल कर दी है, तभी अब कांग्रेस सरकार से पुराना बिल वापस लाने की बात कर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब विपक्ष को महिलाओं के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि महिलाओं के सम्मान से जुड़े बिल को गिराकर उन्होंने अपने ऊपर कभी साफ ना होने वाला दाग लगा लिया है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने विरोध करके अपनी लंका में आग स्वयं लगा लिया है, और अब कांग्रेस को लुप्त होने से और सपा को साफ होने से कोई बचा नहीं पाएगा। जो जश्न मना रहा है, उनका जश्न जब तक चुनाव नहीं आते, चाहे विधानसभाओं के और चाहे लोकसभा 2029 के, तब तक ही जश्न इनके पास रहेगा। उसके बाद राजनीतिक रूप से ये मातम मनाएंगे। लेकिन बीजेपी सिर्फ विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही, बल्कि वो अब इस मुद्दे को संसद से लेकर विधानसभाओं तक में विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयारी कर ली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई गई। यानी महिला आरक्षण को लेकर सियासी तापमान अभी और बढ़ने वाला है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आधी आबादी को उनका हक मिलेगा, या ये मुद्दा भी सियासी जंग में उलझ कर रह जाएगा। तो सियासत अपनी जगह है इस पूरे बिल पर, लेकिन अब सवाल सबके जहन में यही है, फिर चाहे वो आवाम हो, पूरा देश हो, दुनिया हो, या फिर विपक्षी पार्टियां हो, जिसमें अखिलेश, राहुल, ममता बनर्जी, सबकी बात कर लें कि भाई आज प्रधानमंत्री ऐसा क्या बोलेंगे जो कल सदन पटल पर नहीं बोला, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब उन्होंने अपील की कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी जाए तब नहीं बोला। तो क्या आज के संबोधन में सीधे सीधे महिलाओं से संवाद होगा, और क्या कुछ आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, किस दिशा में बोल सकते हैं? क्या जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से इस जो ये गिरा डिलिमिटेशन का पूरा संविधान संशोधन बिल, उसको महिला रिजर्वेशन से जिस तरह से जोड़कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष ही महिलाओं को उनका हक और हुकूक दिलाने के रास्ते में अटका है, तो क्या इसी बात को प्रधानमंत्री देश के आवाम तक ले जाएंगे? क्या कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे? इस पर अटकलें लगातार लग रही हैं, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो वो कुछ ऐसा एक इस तरह की सोच के साथ सामने आते हैं जो सभी को एक तरह का सरप्राइजिंग एलिमेंट भी लेकर आता है, और उसमें एक विजन जो है वो छिपा होता है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम चर्चा करेंगे इस पूरी सियासत की जो महिला आरक्षण को लेकर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर विपक्षी पार्टियां क्या कुछ सोच रही हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ शाजिया अलमी है, प्रवक्ता बीजेपी से, अनुप्रिया है हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता, ममता चक्रवर्ती है, राजनीतिक विश्लेषक, और नाहिद लारी खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, एजिया यादव है, प्रवक्ता आरजेडी से। नाहिद लारी जी, क्या लग रहा है आज 8:30 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल सकते हैं? सीधे सीधे देश की आधी आबादी से संवाद होगा क्या? नहीं, देखिए, अब वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इस पर तो हम नहीं इतना विचार कर रहे हैं, और ना देश की महिलाएं विचार कर रही है। देश की महिलाएं तो सिलेंडर को लेकर चिंतित हैं आज की डेट में। अपनी सुरक्षा, न्याय,
शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मूल जो नाहिद लारी जी, आप ये कहना चाहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे देश को और उसमें किसी की इच्छा नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब महिला हो, आवाम हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मतलब आप कह रही हैं कि नहीं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ मैम, आपने कहा, मैंने कहा आपको दिलचस्पी नहीं है, मैंने पूछा आपकी दिलचस्पी नहीं है? अरे तो मैं बता तो रही हूँ आपको, आप जबरदस्ती दिलचस्पी नहीं, आप मना कर दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री बोलेगा, मुझे नहीं सुनना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। महिलाओं को नहीं कुछ भी सुनना, बोले। महिलाओं को अन्य समस्याएं हैं इस वक्त। अभी तो मैंने सारी समस्याएं बताई आपको भाई। अब आप ये समझिए, पहले ये चर्चा करिए कि क्या बोल दिया, जो बोल दिया पहले उस पर चर्चा कर लेते। अब ये देखिए ना, कितनी अफसोस की बात है कि देश के इतने बड़े नेता और उन्होंने कहा कि भाई अपनी अपनी अंतर आत्मा की बात सुनिए और अपनी माँ, बेटी, दादी, नानी के नाम पर वोट दे दीजिए। ये कितने अफसोस की बात है, देश के इतने बड़े नेता को ऐसा कहना पड़ा। हाँ, राजनीति में नैतिकता और अंतरात्मा नहीं होती, ऐसा कह के गलती कर दी उन्होंने। अरे आपने सोच रखा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में तो बुलाया क्यों? अरे नहीं मैम, आपको सबसे पहले मौका दिया, बोलने को भी दे रही हूँ, आपको पसंद नहीं आ रहा है, बोलिए ना। अरे बोलने तो दीजिए ना भाई। ये तो वही बात होगी ना कि जैसे मैं हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पहले होता था कि जब ब्लैक में टिकट बिकता था पिक्चर हॉल के बाहर, तो जो ब्लैक करते थे वो कहते थे कि अरे हमने 50% कम कर दिया टिकट, हमारा कम कर दिया, सस्ता कर दिया, अपनी माँ, बेटी, दादी, नानी के नाम पे ले जाइए टिकट, दिखाई जाके पिक्चर उनको। ये ऐसी बात, देश के इतने बड़े नेता को इतनी छोटी बात, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। अपने पद की भी गरिमा रखनी चाहिए। और फिर हाउस से मीडिया को लुभाने की कोशिश करना कि विज्ञापन देंगे, ये विज्ञापन की बात करना, हाउस से मीडिया को लुभाना। अब मीडिया तो चिंतित हो ही गया है ना कि उनके विज्ञापन चला गया, अरबों रुपए का विज्ञापन मिलता उनको। अब ये बड़ी चिंता की बात है। जी, आपकी सोच जो है बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है शाजिया जी, इतनी थॉट प्रोवोकिंग सोच, इतना दूरगामी सोच, तो मतलब हम लोग भी इंटरप्रेट नहीं कर पाए जी, बहुत ही मुश्किल है इनकी बातें। ठीक, आपको विज्ञापन की चिंता है, बिल्कुल। उन्होंने ये भी ऑफर दिया था ब्लैंक चेक में कि विज्ञापन में अखिलेश जी का चेहरा भी हो सकता था, अपना नहीं लगवाते वो भी सरकारी खर्च पे। चलिए, हमको नहीं अरबों रुपए खर्चा करना, ना इस तरह के अरबों रुपया सरकार ने, भाजपा ने विज्ञापन पर रोज खर्चा कर। चलिए शाजिया जी, धरातल पर कुछ नहीं। नाहिद लारी जी कह रही है कि उससे बैठकर अब जो है मीडिया को लुभाना। ठीक है नाहिद जी, ठीक है, आपको नहीं है दिलचस्पी देश का पीएम क्या बोलेंगे 8:30 बजे। पीएम जब देश के नाम संबोधन हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातों पे बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोज देश के पीएम देश को संबोधित करते हैं, तो हम तो इसकी गंभीरता समझते हैं, पूरा देश भी समझता है। और दुनिया में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में एक मिनट नाहिद लारी जी, नाहिद जी, आपकी जो भी राजनीतिक, मैंने कहा ना, आपकी जो भी राजनीतिक शिकायतें हैं, बिल्कुल ठीक है, बतौर विपक्ष आपका काम है, आप हाईलाइट कीजिए, आप आवाज उठाइए, आप सड़क से संसद तक सब जगह जाइए, लेकिन कम से कम जो गंभीरता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो उसको सुनने की, और उसमें क्या कुछ बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है इसमें आपकी दिलचस्पी नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया की है। शाजिया जी, आप लोगों को किसी तरह का कोई ब्रीफ, हालांकि ये एम्बार्गो होता है, लेकिन आप लोगों को कोई ब्रीफ, कुछ आपको पता चला हो, पार्टी को जिस तरह से ब्रीफ किया गया है, राज्यों में निंदा प्रस्ताव लाने की बात हो रही है विपक्ष के लिए, फिर कहा जा रहा है कि बताइए कि किस तरह से ये बिल जो है पूरा का पूरा महिला के साथ एक तरह से अन्याय किया है विपक्ष ने। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की बात है, क्या प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में इसी बात को आगे लेकर जाएंगे? पिनाज जी नमस्कार और आदाब आपको भी, और जो भी आपके दर्शक हैं और जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी दुख और मायूसी का इजहार करूंगी, क्योंकि कल शाम को बहनों को, हमारी बेटियों का दिल टूटा है, पूरी तरह से उनका भरोसा टूटा है। ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, सालों साल से, दशकों से इंतजार कर रही थी कि संसद में उनकी आवाज सुनी जाएगी, विधानसभा में सशक्त होकर 33% कम से कम वो होंगी, उनका नुमाइंदगी होगी, और एक इतना शानदार ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने गवाया है। और मुझे लगता है देश की ना तो कोई बेटी या बहन, बल्कि वैसे पुरुष, ऐसे हमारे भाई जो लगातार चाहते हैं कि हमारी बहनों को मौका मिले, वो भी कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये बात सिर्फ बहनों की नहीं है। क्या किया उन्होंने? विरोध, भ्रम फैलाया, बहाने बताए, झूठी दलीलें दी, और लगातार शक की निगाह से इसको देखा। लेकिन सब जानते हैं, और मैं आपको बता दूं, जहां तक बात है ओबीसी विद इन ओबीसी की, तो नाहिद बहन हमारी बहुत बोल रही थी। इनकी पार्टी ने क्या कहा, धर्मेंद्र यादव जी ने क्या कहा,
कि मुसलमानों को देना चाहिए। अब मैं इनको चैलेंज करती हूँ, हिम्मत है धर्मेंद्र यादव की, अखिलेश यादव की, उनकी पत्नी की और बाकी जो पूरा कुनबा है कि कहें कि अगली बार जब हम टिकट देंगे तो मुसलमान औरतों को देंगे, हम खुद नहीं कूद जाएंगे सत्ता के लालच में। हिम्मत है कहने की? है नहीं होगी। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। दूसरा मेरा बड़ा सवाल है, जब भी पारित बात चल रही है अपना IG में चुपचाप सुन रही, मैं 11 मिनट तक मैंने सुना है आपके झूठ को, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिनाज जी आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इस तरह की मेमे की बहस में नहीं। तो उन्होंने भी तो यही बात बोली, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। अरे सुनिए तो सही, शाजिया जी ने क्या बोला, शाजिया जी ने क्या बोला, शाजिया जी ने यही तो बोला पिछड़ा। फिर से बोलूंगी, ठीक है, मैं फिर से बोलूंगी, अखिलेश यादव कौन माफी मांगेगा और क्यों माफी मांगेगा ये तो बता दीजिए। दिखाते धर्मेंद्र यादव है मुसलमान औरत, वो है, वो उनके कुनबे के लोग हैं मुसलमान औरतें, डिम्पल है मुसलमान औरतें, लेकिन वहां पे तो मुसलमान औरतों के लिए कितना प्यार उमड़ रहा था, इतना प्यार उमड़ रहा था पार्लियामेंट में, करके क्यों नहीं दिखाते? और सुनिए, नहीं उनको चुप कराना होगा फिनाज जी, ऐसे में देखिए प्लीज ऐसी आदत नहीं है। नहीं नाहिद लारी जी प्लीज, ये गलत तरीका है। देखिए आपको जो भी कहना है आप अपने तर्कों से कीजिए, किसी पे पर्सनलाइज कमेंट करने का आपको कोई हक नहीं है। नाहिद लारी जी आप प्लीज, आप खुद ही एक महिला की कामयाबी और कुव्वत पर आप खुद ही इस तरह की बातें करके एक महिला होते हुए टिप्पणी कर रही है, अच्छा लगता है क्या? नाहिद लारी जी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप एक महिला की कैपेबिलिटीज, उसकी काबिलियत को आप इस तरह से जज करेंगी, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा मुझे बतौर महिला मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत गलत है। आपने जितना टाइम दिया अभी भी बोल रही है, ये बहुत गलत है, आपको हाईजैक न करने दीजिए। शाजिया जी एक सेकंड, नाहिद लारी जी एक मिनट, नाहिद लारी जी अब आप पूरी बात को डिरेल कर रही हैं, ठीक है? अरे भाई इनकी नाहिद लारी जी कौन सी बातें कर रही हैं आप, क्या बातें कर रही हैं? बात कहाँ से शुरू हुई थी और अब आपको कहाँ ले जा रही हैं? आपने सोच कर आई हैं कि यही सोचना है और यही बोलना है तो बात अलग है। पिछले दलितों को अपमानित करो। दूसरा मेरा सवाल नहीं, सबसे पहले मेरा सवाल ही सपा, आपको क्या ट्रेनिंग दी गई? आपको क्या ट्रेनिंग दी गई? आपको क्या ट्रेनिंग दी गई कि आपसे अगर कोई बात करे तो आप कुछ भी, आप दाएं बाएं सारी बात करें, जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो बात ना करें? फिनाज जी मुझे बोलने ठीक है। शाजिया जी मैं जरा और लोगों को इंक्लूड करूं, नहीं तो नादिरा जी बोलने नहीं देंगी। आपने उनको 12 मिनट दिया है बोलने का। नाहिद जी एक मिनट, शाजिया इनकी ऑडियो, नाहिद जी का थोड़ा सा भी, अभी आप शांत हो जाएं प्लीज जी। शाजिया जी अपनी बात कंप्लीट करें, बाकी सब चर्चा में बात नहीं रख पाई थी। सबसे पहले तो बहुत कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे। इनकी पार्टी में कितने लोगों को मुसलमान औरतों को दिया गया, और क्यों नहीं अखिलेश कह देते हैं कि हम पारित करेंगे और अगली बार मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी पत्नी नहीं लड़ेगी, मेरा कुनबा नहीं लड़ेगा, जो सारी देवरानियां जिठानियां और नंदों को बिठा रखा है ना टिकट देने के लिए, नहीं सिर्फ मुसलमान औरतें होंगी। सबसे पहले मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल, ओबीसी विद इन ओबीसी का जो 23 में बिल पास हुआ है, वहां तो उसमें जिक्र था नहीं, तो अब कैसे आ गया? और परिसीमन तो वैसे भी होना है, परिसीमन के बगैर कास्ट सेंसस के बाद डीलिमिटेशन यानी परिसीमन अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, तो परिसीमन तो होना ही होना है। तो किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं आप बताइए? और अगर मुसलमान औरतों की बात थी तो मुसलमान औरतों को ये टिकट क्यों नहीं देते? और बताएं, ये खुद बताएं मुझे इस बात को। अगर इनको इतना इंसिस्टेंस था तो पिछली बार उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले हामी क्यों भरी? और आप सोचिए, महिलाओं को अधिकार भी एक राजनीति का मोहरा बन गया है, उनको भी आप बांटेंगे, कितना बांटेंगे भाई, कितना बांटोगे? ठीक है, चलिए ममता चक्रवर्ती भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक है। ममता आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ठीक है यहाँ तो फिलहाल राजनीति जो है वो हावी होती नजर आ रही है तर्कों में, लेकिन पूरी देश की निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोलेंगे। जाहिर सी बात है सदन पटल पर अपनी बात रख चुके थे, विपक्ष को ब्लैंक चेक ऑफर कर चुके थे, पूरा क्लियर कट सारा क्रेडिट देने को भी तैयार थे। फिर बाकायदा उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1 2 नहीं बल्कि 3 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर अंतरात्मा के आह्वान और महिला सशक्तिकरण के लिए सबको एकजुट आने की बात भी कही। तो मोरलेस वो सब कुछ बोल चुके थे इस दिशा में। अब अपनी पार्टी को, अपने मिनिस्टर्स को ब्रीफ भी दिया जा चुका है कि कैसे आपको इसको घर घर तक, सड़क तक लेके जाना है। तो आज जब रात को 8:30 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपकी समझ क्या कहती है, क्या कुछ बात वो कर सकते हैं? हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं अपनी तरफ से और भारत के पूरे सारे बेटी और बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री को प्रणाम करना चाहूंगी ऐसे महिलाओं के लिए सोचने के लिए। क्योंकि देखिए क्या है कि पिनास जी, ये जो बिल के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, जिसके लिए विरोधी पक्ष इतनी निंदा करते हैं, मैं बताती हूँ, ये बिल 12 जनवरी 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका था।
ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और मोदी जी के ऊपर हमको ये भरोसा है कि वो जो कहेंगे महिलाओं के लिए कहेंगे, महिलाओं के बारे में कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है मेरे हिसाब से आज तक जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत सारे नीति एंड प्रकल्प की शुरुआत की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसे ही कुछ कहेंगे। और हाँ, कुछ 2 दिन पहले मतलब कल प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट में, परसों शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, मतलब वो मांग कर रहे थे कि अब महिलाओं को मौका दे के एक बार देखना चाहिए कि महिलाओं को आने तो दो, बहनों को आने तो दो पार्लियामेंट पे। तो ये जिस शब्द में उन्होंने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई तो एक प्रधानमंत्री है देश में। इतने दिन बाद हमारे देश जब से स्वतंत्रता मिली है देश को, उसके बाद कोई तो प्रधानमंत्री आए कि जो ऐसे महिलाओं के लिए सोच रहे कि महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को पार्लियामेंट पे आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए और कैबिनेट में भी मतलब हिस्सा लेने में इसमें सुविधा हो सकता था। पर अविनाश जी, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी विरोधी पक्ष बोल रहे हैं बहुत सारे बातें, तो विरोधी पक्ष की महिलाओं के प्रति प्रेम के लिए भी मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगी। जैसे समाजवादी पार्टी की महिलाओं के लिए जो प्रेम हम पहले देखे थे, मैं आंकड़े लेकर बात करना चाहूंगी। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बलात्कार के बाद बोला था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अच्छा, बलात्कार करना क्या गलती है? ये शब्द, ये भाषा हम उम्मीद नहीं किए थे उनसे। फिर एक मैं खत्म कर लेती हूँ बहन जी, आप जब बीच में नहीं, ये डिसेंसी मेंटेन कीजिए प्लीज। फिर क्या हुआ था? फिर बोला गया था 2014 लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो से ये भी कहा था कि रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। बलात्कार जैसी घटना की लॉ कैसे सॉफ्टेड कर सकते हैं भैया? आप कोई मुझे ये बता दे, रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। क्या होगा जो बलात्कार करेगा उसको क्या मार्केट में माला लेके हम पूजेंगे? उसको क्या पूजा रहे? आप बताते हैं आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था 2014 में कि रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। ठीक है, फिर आप लोगों के ठीक है, हमारे दर्शकों से इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ अनुप्रिया और रिजिया यादव भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं, बस अब से ठीक 4 घंटे लगभग 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और यह संबोधन बेहद खास है। जिस वक्त ये संबोधन आ रहा है, दुनिया में किस तरह का अनरेस्ट है हम ये सभी जानते हैं, किस तरह से दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रही है। आज सीसीएस की बैठक भी हुई है, उसके बीच में महिला आरक्षण जो लागू करने की कोशिश थी, संविधान संशोधन करके, डिलिमिटेशन करके, वो बिल जो है वो पारित नहीं हो सका और उसके बाद 54 वोटों से वो बिल गिर गया है। तो उसके बाद सीधे सीधे क्या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनता से संवाद करके बताएंगे कि भाई ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, जब मेरी सरकार थी 2023 में बिल पास कराया, अब जब मुझे लगा कि जनगणना में डिलिमिटेशन में वक्त लगेगा, 2029 तक ये नहीं हो पाएगा, मैंने फिर से प्रयास किया, मैंने विपक्ष को इसका पूरा क्रेडिट लेने का भी मौका दिया और जब ये सदन के पटल पर आया तो यहां पर नंबर कम होने की वजह से ये बिल जो है वो पास नहीं हो सका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जनता को बताएंगे कि अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही थी। विपक्ष जिसे अपनी आज जीत करार दे रहा है, प्रियंका गांधी कह रही है पूरी विपक्ष की एकजुटता की जीत है, जिसे अपनी जीत करार दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आधी आबादी के साथ नहीं खड़ा है। तो क्या इस तरह का एक नैरेटिव, इस तरह का संवाद और अपनी कोशिशों के बारे में प्रधानमंत्री जनता से सीधा सीधा संबोधन करेंगे? हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के सामने आते हैं तो एक नया नैरेटिव, एक नई सोच के साथ सामने आते हैं और एक कुछ बड़ा फैसला लेकर आते हैं। तो आज यहां पर सिर्फ संवाद होगा या उस संवाद के अंदर कोई बड़ा फैसला भी छुपा होगा, कोई बड़ी पॉलिसी भी छुपी होगी? इसको लेकर लगातार अटकलें जो है लगाई जा रही हैं। अनुप्रिया हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। अनुप्रिया जी, हालांकि प्रधानमंत्री सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह की जोड़ी की बात करें तो फिर चाहे वो सीएम के नाम की बात हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम हो या अपने फैसलों के नाम हो, अपने कैबिनेट में चेहरों की जगह देने की नाम हो, तो हमेशा सरप्राइज करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जब देश के नाम संबोधन किया है तो पॉलिसी को लेकर, कुछ बड़े और कड़े फैसलों को लेकर वो देश से मुखातिब हुए हैं। आज आपकी समझ क्या कहती है? प्रधानमंत्री आधी आबादी को कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे या फिर कुछ बड़े फैसले दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए लिए जा सकते हैं? विनाश जी, आपने ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से एक ऐसे सरप्राइजिंग डिस्कशन के साथ में या मुद्दे के साथ में आते हैं जिसके लिए देश के लिए वो अनभिज्ञ होता है। 2023 में भी जब महिला आरक्षण बिल जब आया था, आपको याद होगा, विशेष सत्र बुला करके ये बिल सदन के अंदर रखी गई थी और सभी की सहमति से ये पारित भी हुई थी।
लेकिन ये विडंबना है और कल का दिन ये पूरे भारत की आधी आबादी के लिए काला दिन था कि जिस तरह से विपक्ष ने इस बिल को वोट ना दे करके यह पारित नहीं होने दी, जबकि केंद्र सरकार को पता था कि 2/3 मतों की जरूरत होगी और उनको पता था कि सरकार केंद्र सरकार के पास में नहीं है। वो सर्वदलीय अपील भी की, लेकिन विपक्ष की हट धर्मिता ने यह बता दिया कि उनके लिए उनकी राजनीतिक सर्वोपरि है, महिलाओं के हित की कहीं चर्चा नहीं करते। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उनका लंबा समय रहा है सत्ता में। कांग्रेस ने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया, सपा की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में रही है। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, जितनी भी संगठनें हैं वो, लेकिन कभी महिला हित के लिए और इस तरह के बिल जब जब पारित हुआ है उन्होंने विरोध किया है। कल तो हम उम्मीद कर रहे थे कम से कम जो भी इफ़ थी, मैं तो कहती हूँ कि एक तरफ दरकिनार कीजिए कि इफ़ जो भी थी, लेकिन कम से कम देश की आधी आबादी को एक बिल पारित हुआ था जिसके माध्यम से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में शामिल हो। ठीक है अनुप्रिया जी, यही सवाल जो बात आपने जैसे शुरू की थी ना, यही बात लेकिन मैं बदतमीजी नहीं चलेगी नाहिद जी। ठीक है नाहिद जी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। नाहिद बारी जी एक मिनट रुकिए, आप बहुत बोली और खुल के बोली, सबने सुना, अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए। अनुप्रिया जी, आपकी बदतमीजी नहीं, एक मिनट, सपा के प्रवक्ताओं की बदतमीजी और सत्ता के लोगों की, सपा के लोगों की बदतमीजी देखा है देश की जनता ने, और इसीलिए आपको दरकीज हो गया है। बीच में बोल बोल के आप क्या समझती हैं? कभी भी महिलाओं के हक की बात आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग मंच का इस्तेमाल करते हैं अपने नेताओं के प्रचार के लिए। देश हित में अगर महिलाओं के लिए बिल पारित हो रहा है, वहां समर्थन नहीं दे करके यहाँ पे आप करती हैं। आप अल्पसंख्यकों के लिए अगर महिला के साथ, अरे क्या आप बोलती हैं? आपके नेताओं ने कहा कि बलपति महिलाओं को जो सभा में शामिल नहीं होनी चाहिए, हमेशा से महिलाओं के खिलाफ आप भी राजनीतिक रही है। आपके लिए महिला का मतलब क्या है? कि आपके परिवार की महिला क्या डिमोक्रेसी से बढ़ेगी? क्या रोहिणी यादव से बढ़ेगी? क्या राजू यादव से होके? सिर्फ क्या प्रियंका गांधी को होके? क्या आम महिलाओं को नहीं है कि देश की राजनीतिक? ठीक है अनुप्रिया जी, नाहिद लारी जी, बहुत देर से एजिया यादव जी चर्चा में शामिल नहीं हुई है। एजिया यादव जी जरा एजिया यादव जी, क्या राजनीतिक पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से मिसकैलकुलेशन हो गया? मिसकैलकुलेशन हो गया प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें, ठीक है अनुप्रिया जी, एजिया यादव जी, क्या नैरेटिव बिल्डिंग में मिसकैलकुलेशन हो गया है विपक्षी पार्टियों से? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है फ्लोर मैनेजमेंट सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं आता, बीजेपी तो जानी इसके लिए जाती है। 12 साल में कोई भी उनका बिल जो है गिरा नहीं है, ठीक है। तो उन्हें भी बहुत अच्छे से मालूम था कि उन्हें 2/3 नंबर चाहिए, उन्होंने कोई कंसेंसस पहले से बनाया नहीं था। एक मिनट एजिया यादव जी, यही पूछ रहा कर दिया तो जेडीयू की प्रवक्ता ने उन्हें बदतमीज कह दिया, और मेरे तो पूरे समय में ही जेडीयू की प्रवक्ता बोलते रही, मैं क्या बोलूं? अरे अभी कहाँ बोली? आपका तो पहले बार सवाल में नंबर आया, एक करके सबके पास आ रही हूँ। अनुप्रिया जी तो बोली नहीं अभी। आपने कहा कि एजिया यादव का टाइम है, लेकिन ये बोलती रही, आप तो भूल गई। चलिए नहीं, बिल्कुल नहीं बोले एजिया यादव। अभी सीधी सीधी बात करते हैं एजिया यादव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि यहाँ विपक्ष से, एक सेकंड आप सब लोग बाकी लोग 1 मिनट शांत हो जाइए। अगर आप सार्थक बहस चाहते हैं और महिलाएं इस पैनल में हैं तो कम से कम बात ही होगी। और ठीक है एजिया यादव जी, एजिया यादव जी बस मुझे बता दीजिए कि ऐसा नहीं है ना कि बीजेपी को नहीं मालूम था कि भाई फ्लोर में उनके पास नंबर्स नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था। राजनीति बखूबी जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल राजनीति बखूबी जानते हैं, कुछ ज्यादा ही जानते हैं, कुछ ज्यादा ही जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए सत्ता की हैट्रिक लगा रहे हैं। अब जब अगर उन्हें मालूम है कि ये बिल पास नहीं होगा, नंबर्स उनके हक में नहीं है, कंसेंसस बना नहीं है, अगर फिर भी वो स्पेशल सेशन बुलाते हैं, चर्चा कराते हैं, इस बिल को लेकर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इसका विपक्ष विरोध करके एक अपने ही उसमें फंस गया कि नैरेटिव जो है आधी आबादी के बीच में अब सत्ता पक्ष ये लेके जाएगा कभी हम तो सब कुछ चाह रहे थे, हम तो क्रेडिट भी उनको देना चाह रहे थे, यही लोग थे जो रोड़ा अटकाए। अब आप जानिए और ये नेता जाने। ये तो प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि अब सत्ता पक्ष वाले यही बोलेंगे, तो जब पता था तो फिर ऐसी गलती काहे कर दी? ये कोई गलती नहीं है, जरा आप सुने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 3 बिलों की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल 131 अमेंडमेंट एक्ट, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज बिल। तीन बिल की बात थी और बात अटकी डिलिमिटेशन बिल पे।
विमेन रिजर्वेशन बिल तो हम लोगों ने 23 सितंबर में ही पास कर दिया था और बात अटकी डिलिमिटेशन बिल पे। इसको ये लोग वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन को बोल रहे हैं। खैर यहीं पे बात अटकी और आज जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो डिलिमिटेशन का क्या फॉर्मूला सेट करेंगे। जो सिंपल फंडा है कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है, उस हिसाब से नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है ज्यादा सीट्स हो जाएंगे और सदर्न स्टेट्स में कम सीट हो जाएंगे। वो किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग उम्मीद कर एक मिनट प्लीज। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो एक और फॉर्मूला बताया, वो तो कल लिख के देने के लिए भी वो गृह मंत्री ने कहा था 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं अभी 50% वाला फॉर्मूला ले आता हूँ। शब्दों में बदतमीजी कर रही हैं आप। नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं ये कौन है बीजेपी की प्रवक्ता को बोल रही हूँ। शाजिया जी एक सेकंड बस, आपके पास आ रही हूँ उनका रिएक्शन लेने के लिए। एक बार इनसे एक अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरा कर लूं। एजिया यादव जी, जनसंख्या वाला फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा डैमेज करा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान करा देता साउथ के स्टेट्स का। तो इसीलिए कहा गृह मंत्री ने कि अगर उस फॉर्मूले पे चलेंगे जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है तो साउथ बहुत पीछे रह जाएगा जो टोटल एब्सोल्यूट नंबर है उसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन में। तो ऐसे में 50% वाला फॉर्मूला लेकर आए वो तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे थे साउथ के स्टेट्स के साथ। एक होता है पिनाजी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अच्छा, जिसमें कि आपको स्टेट से भी कंसल्ट करने की जरूरत है, उनकी सहमति लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री तो आला कमान है, वो सोचते हैं कि उनको जरूरत है नहीं है इस चीज की। और अगर विपक्ष को की जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, वो बोलते मुझे 1 घंटे का टाइम दो, आपने होमवर्क करके क्यों नहीं आया? आपको तो मालूम था कि ये इश्यूज है, डे 1 से आपको मालूम था कि ये इश्यूज है, लेकिन डिलिमिटेशन को आप हमेशा नजरअंदाज करते रहे। परिसीमन हो जाए अपने हिसाब से, हम लोग रीड्रॉ करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और मुझे बहुत तकलीफ होती है 75 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आप विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की। चलिए, तो जो पूरी कवायद है महिलाओं को उनका 33% आरक्षण फिलहाल तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सत्ता पक्ष ये कह रहा है। सुनिए एजिया यादव जी, तस्वीरें दिखा रही हूँ जरा। राहुल गांधी के घर के बाहर जो है महिलाएं लामबंद हुई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इन्हीं की वजह से, यही है जिनकी वजह से ये महिलाओं को, आधी आबादी को उसका 33% आरक्षण नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री चाहते थे, सत्ता चाहती थी, सत्ता पक्ष चाहता था, सरकार चाहती थी एक विशेष सत्र भी लेकर आए, लेकिन बावजूद उसके नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया और संविधान संशोधन प्रस्ताव 131 पारित नहीं हुआ, डिलिमिटेशन के लिए अप्रूवल फिर नहीं मिला और नतीजा ये कि जो महिला आरक्षण बिल पहले से ही पास है उसको लागू करने के लिए डिलिमिटेशन बहुत जरूरी था, उसका एक कंडीशन थी। तो वहां पर आप देखिए कि वो फिलहाल अब एक नैरेटिव जो है सड़क तक जा रहा है, संसद में बनाया गया वो नैरेटिव। जैसे ही वो बिल जो है पारित नहीं हुआ उसके बाद वहां पर प्लेकार्ड्स लेके तमाम महिला सांसद जो है बीजेपी की और एनडीए की वहां पर आकर विरोध करने लगी और अब उस संसद की आवाज को सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं इस मार्च में शामिल हैं। राहुल गांधी के घर तक ये मार्च हो रहा है, काले झंडे लेकर पूरी महिला जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की उनके साथ उनकी अगुवाई करते हुए रेखा गुप्ता। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई, यहाँ पर उसको बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि भाई देखिए हम तो क्रेडिट देने के लिए तैयार थे, प्रधानमंत्री ने तो ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया था कि भाई आप सब कुछ ले लीजिए, बस महिलाओं को, आधी आबादी को जो इतने लंबे अरसे से, दशकों से अपने हक का इंतजार कर रही है, बिल पास हुआ रखा है 2023 का, अब उसे लागू करवा दीजिए। जनगणना में बहुत वक्त लगेगा, ऐसे तो 2034 तक मामला अटक जाएगा, तो एक काम कीजिए आप इसे 2029 तक ही करा दीजिए। और इसीलिए मतलब जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। बांसुरी स्वराज भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तस्वीरों में मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी अब इस लड़ाई को सड़क तक लेकर जा रही है और जैसा कि लगातार यही कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि सरकार को ये मालूम नहीं था कि उसके पास नंबर नहीं है, सरकार भी बहुत अच्छे से जानती थी कि फ्लोर मैनेज अगर करें तो उस हिसाब से संविधान संशोधन प्रस्ताव को पास होने के लिए जो 2/3 नंबर चाहिए होते हैं, जो हाउस की कुल जो तादाद होती है वो फिलहाल मौजूद नहीं है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं जरा सुने, शायद नहीं अभी चले गए तो वो भी मौजूद हैं। तो दिल्ली के तमाम बीजेपी के आला नेता, सांसद सभी जो है राहुल गांधी के घर की तरफ मार्च कर रहे हैं। शाजिया जी, नंबर आपके हक में नहीं थे तो आप बहुत अच्छे से जानते थे, आप लोगों को राजनीति कौन सिखाए भला, ठीक है। और फ्लोर मैनेजमेंट की तो तारीफ ही क्या, जब सब मालूम था तो कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई यही थी कि भाई ठीक है परसेप्शन में तो हम ही जीत जाएंगे, जनता के बीच में, संसद में भी यही मैसेज देंगे कि भाई देखिए हमने तो कोशिश की, क्रेडिट भी इनको देने के लिए कहा और अब बारी सड़क की है।
आधी आबादी को बताएंगे तुम्हारे गुनहगार यही हैं। बिल्कुल है, ये हीरो बन सकते थे लेकिन विलेन बन गए। ये हर एक महिला की आंख में राहुल गांधी और उनकी पार्टी इनको विलेन बनाने की पूरी प्लानिंग करी। मुझे बात करने नंबर तो नहीं थे ना आपके पास। नहीं पिनाज जी, वो मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारी बातें सुनी और मैंने बात सुनी जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, शायद उनको मालूम भी नहीं था कि 2023 में कैसे बिल पास हुआ और उसमें ओबीसी विद इन ओबीसी का कहीं पे भी जिक्र नहीं था। और शायद ये भी नहीं जानती कि जो भी संवैधानिक रास्ता है वो डीलिमिटेशन का है। शायद ये भी नहीं जानती कि 53 करोड़ आबादी थी 71 के सेंसस के अनुसार, और आबादी अगर बढ़ जाती और बढ़ गई है जो कि 144 करोड़ है, उसके हिसाब से जाहिर सी बात है डीलिमिटेशन करके सीटों को वैसे भी बढ़ाना था। और सोचिए इतनी अहमकाना बात उन्होंने अभी भी की है, नॉर्थ साउथ की बात कर रही हैं। साउथ को इस फॉर्मूले से भाजपा दे रही थी सबसे ज्यादा। नहीं मालूम है, अब पैनल कभी ऐसे बैठ जाए कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरी तरह से उल्टा समझिए आपकी अकल पे। नहीं, इतनी उल्टा समझिए बेचारी है। सदर्न स्टेट्स के तो जैसे 39 सीट्स तमिलनाडु क्या कर रही है, उनको 20 सीट्स में ज्यादा मिल रही थी। आपकी बात में ज्यादा और कास्ट दिया जा रहा है तो बकी जा रही है। अब देखिए पिनाज जी इतनी घबराती है, आपको पूरा वक्त दिया, अच्छे से वक्त दिया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी किया। हमेशा आप इस तरह से पिन पॉइंट करके आप मीडिया में ही खामी निकाल के आप खुश हो जाएंगी। अरे भाई आपको वक्त दिया, अपनी आवाज पुरजोर तरीके से तर्क संगत तरीके से पहुंचाइए ना। दोबारा दूंगी वक्त, अभी शाजिया जी का नंबर नहीं दिया वक्त। एक काम कीजिएगा, इसको रिकॉर्ड करके आपके यहाँ भी मॉनिटरिंग होती होगी, देखिएगा कितना वक्त दिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, देखिएगा, जरूर देखिएगा। आप कितना नाहिदा लारी खान जी को कितना वक्त दिया गया और आपको कितना वक्त दिया गया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। शाजिया जी जवाब दें। देखिए लगातार ही बोल रही है क्योंकि जान रही है मैं एक्सपोज कर रही हूँ, और मैं सारी बातें ना सिर्फ तर्क के साथ पर तथ्यों के आधार पे दे रही हूँ। और मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि कितना जरूरी था जो आप साउथ नॉर्थ की बात कर रही हैं, इससे बेहतर फॉर्मूला तो साउथ को मिल ही नहीं सकता। चाहे वो डील बाद में कास्ट सेंसस के अनुसार करें या फिर 2011 के। शाजिया जी आपने मेरा सवाल घुमा दिया। फॉर्मूला अच्छा था इसमें तो ठीक है, आप जाने विपक्ष जाने, फॉर्मूला अलग बात है। मैंने तो सीधा पूछा कि आप लोगों का भी गेम प्लान था क्या, कि जब आपको मालूम है कि नंबर तो है नहीं आपके पास, कंसेंसस आपने बनाया नहीं, विशेष सत्र आप लेकर आ गए, और यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि जो प्रियंका गांधी ने कहा कि आप महिलाओं का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जानते थे आपके नंबर आपके हक में नहीं है, और अब आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि विपक्ष विलेन है। जब नंबर नहीं थे तो लाए क्यों? विपक्ष विलेन है, बाकायदा हाथ जोड़कर सारे के सारे हमारे सांसदों ने, पीएम ने इंतजा की कि आज के दिन आप ले लीजिए क्रेडिट, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, आज महिलाओं के साथ रहिए। अमित शाह जी ने ये तक कहा कि यह बात हमारी और आपकी नहीं है, देश की बेटियों की है। तो कौन सोच सकता था कि महिलाओं के साथ ये दगाबाजी करेंगे? मुझे तो लगा था सबसे आगे बढ़कर आएंगे, वो तो खुद ही चाहेंगे कि महिला शक्ति उनके साथ हो। तो किसी को उम्मीद नहीं थी ये होने की, बल्कि इस तरह से रखा गया था कि साउथ के स्टेट्स को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही थी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जो उनको मिलनी थी उससे कहीं ज्यादा 50% यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनका बराबर है था। तो कौन सोच सकता था कि इस तरह से वो छुरा भोंकेंगे? कोई सोच नहीं सकता था। नाहिद लारी जी आपको ये मालूम है ना था कि महिलाओं एक बार विपक्ष का रिएक्शन ले लूं शाजिया जी। नाहिद जी छोटा ही रखिएगा, शाजिया जी को मैंने कम ही मौका दिया है तो इसलिए छोटे छोटे में बात मुद्दे की करेंगे। जरा ये बता दीजिए मुझे नाहिद लारी जी, आपको मालूम है ना कि डिलिमिटेशन तो होना ही होना है 2029 से पहले, ये बात आप जानती हैं, ये जरूरी है? नहीं एक मिनट, हाँ या ना, पहले आपके फंडे इसमें क्लियर है, फैक्ट ये सुनो वाला गेम मत खेलिए। जब आप पूछ रही हूँ आप जानती हैं या नहीं जानती? मैं उसके फॉर्मूले पर आऊंगी, पहले तो बता दीजिए आप जानती हैं। अरे हाँ या ना मैं नहीं दूंगी ना। अच्छा कैसे देंगी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ के बाद कुछ लाइनें जोड़ दीजिएगा, ना के बाद कुछ लाइनें जोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले क्लियर तो कर दीजिए। अब मेरी टाइम पे आप ही लोग बोलने लग जाते हैं। अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए। तब आप भाई समझ ले, सब लोग जो बीच में बोलेगा वो बदतमीज जेडीयू प्रवक्ता ने ये चीज बताई है। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित, उस वक्त विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कह रहा था कि आप इसको अभी लागू कर दीजिए, आप इसको अभी लागू कर दीजिए, जिस हाल में वैसे ही लागू कर दीजिए, 2024 के लिए इसको लागू कर दीजिए, तो अभी चुनाव होने वाले, सारी महिलाओं को अभी आरक्षण मिल जाए, जो जितनी सीटें उसी में आरक्षण मिल जाए। तो बीजेपी सरकार ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी सेंसस होगा फिर डीलिमिटेशन होगा, ये कहा। ठीक, अगर डीलिमिटेशन ही होना, सेंसस
तो और सेंसस आप कह रहे हैं अब सेंसस नहीं होगा, अब 2011 का सेंसस यूज करेंगे, तो अगर सेंसस नहीं करेंगे तो जातिगत जनगणना नहीं होगी। ये जातिगत जनगणना बेसिकली वो शुरू हो गई है जातिगत। किसने कहा आपको सेंसस नहीं होगा? ये आपको जानकारी किसने दी? एक सेकेंड नाहिद जी, ये जानकारी किसने दी, कहां दी कि सेंसस नहीं होगा? मुझे थोड़ा फैक्ट चेक कर दीजिए मेरे लिए। किसने कहा आपको सेंसस नहीं हो रहा है? अरे गृह सेंसस में टाइम लग रहा है, सुनिए ना, नया सेंसस हो। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने शाजिया जी से भी बहुत ही कड़ा सवाल पूछा, सीधा सीधा पूछा, आप ये मत कहिए, मुझे मत बताइए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने उनसे भी पूछा ना कि जब नंबर आपके हक में थी नहीं तो ये सारी क्वेश्चनिंग के लिए किया। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ना, आपको किसने बताया सेंसस नहीं हो रहा है? बताइए मुझे, कहाँ पढ़ा आपने? मुझे, मैं भी पढ़ लूंगी, अभी गूगल कर लेती हूँ। कहाँ पढ़ा आपने? आप सुन तो लिया बात, एक बार क्वेश्चन किया करिए, रेडियो जैसे बार बार सेम क्वेश्चन मत रिपीट करा। तो सीधा सीधा जवाब देंगी तो मैं नहीं रिपीट करूंगी। सुनिए बात, 2000 सेंसस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उस सेंसस को महिला आरक्षण बिल में नहीं यूज करेंगे। 2011 के सेंसस को यूज करने की बात है। और अगर जो बिल 2023 में पारित हो गया था, सर्वसम्मति से पारित हो गया था, तो उसको ही एज इट इज कानून बना देते, उसी को आरक्षण को लागू कर देते। जाहिर सी बात है, उसी में तो आपको सारी साजिश रखी थी, तभी तो आप संशोधन बिल लाए, तभी तो परिसीमन के बहाने आप। ठीक है शाजिया जी, भाई 2023 में ये क्लॉज तो आप ही लोग लेकर आए थे ना, जवाब दे दीजिए नाहिद जी का। जवाब ये आपसे बार बार पूछा जा भी रहा है, वाजिब भी है कि भाई 2023 में क्लॉज आप ही ने जोड़ा था ना, आप कहते थे 2011 से हम मानेंगे। फिनाज, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। बहुत ही डिटेल में, विस्तार से, तफसील से, सहजता के साथ इसका जवाब दिया गया है। इसमें बाकायदा ये कहा गया है कि अगर हम इंतजार करेंगे तो 2034 तक ही हमें इंतजार करना होगा। इसके साथ चलते एक और चीज होती कि सदर्न स्टेट्स को कम उनकी नुमाइंदगी होती, लेकिन अगर 50% फॉर्मूला के तहत नहीं चुप रहना होगा। ना ही थोड़ी कान खोलिए अपनी, और अकल भी, जबान बंद रखिए, आप अपने कान खोलिए, नहीं कान खोलिए अपने और दिमाग खोलिए अपना, सुनिए, और जबान को रखवा दीजिए। गृह मंत्री जी को ब्रेक एक दिन पहले का तो देखिए, आप जरा खुद सोचिए इस बात को, ना तो उन्होंने इसकी बात को माना, और सदर्न साउथ की सीट तो और कम हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी वजह है कि हम लोग उसको डिले नहीं करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ आप बताइए 543 पर हम लोग क्या बोला उसमें उन्होंने? 543 में हम लोग दे देते, और उसके बाद सीटें बढ़ती, फिर वो कैसे तय होगा? आप बता दीजिए, आप पे भरोसा कर लूंगी मैं। होंगे स्टेट्स, आप कैसे तय करेंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और कैसे उस पर आरक्षण लागू होगा? मतलब कोई मेथोडोलॉजी तो होगी ना। तो अगर आप डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल कितनी सीटें हैं? क्योंकि अगर आप 543 पे भी दे देते। चलिए ठीक है, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, इसका कुछ नतीजा निकल जाता तो शायद कल वो प्रस्ताव पारित हो जाता, तो हम यहाँ पर इसका कुछ नतीजा निकले इसकी उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि क्या कुछ पर्सपेक्टिव यहाँ जा रहा है, जनता को उसको जानने और समझने की, हर पार्टी के पक्ष को भी सुनने की बहुत जरूरत है कि मामला इतना साफ सुथरा है जितना दिख रहा है, या फिर इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या कुछ कह रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपके सामने क्लियर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब से कुछ ही देर बाद 8:30 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। इंडिया टीवी पर लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है कि किस बाबत वो बोल सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हर ओपिनियन, हर पर्सपेक्टिव हम आपके साथ लगातार लेकर आएंगे। और वो संबोधन भी सीधे आप लाइव इंडिया टीवी पर देख सकते हैं।